RRR है उसमें मान लीजिए कोई एक 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 पॉइंट है वो इनकरेक्ट है, जैसे उसमें मुझे पर्सनली ये लगा कि उसके एंड क्रेडिट्स में ये था कि महात्मा गांधी की फोटो को छोड़ के सारे स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रिब्यूट उसमें था। RRR को अगर ऑस्कर भी मिल जाए तब भी वो मुझे पसंद नहीं आएगा। मतलब जो नापसंद है वो नापसंद है। कांतारा में ये है कि भूत कोला की जो प्रथा है कि आपके अंदर भूत आता है, तो आप 100 में से एक को लेके ऐसा कर सकते हैं, 80 ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो नकली हों। कि एक फिल्म आपके लिए कुछ है, दूसरे लिए कुछ और है। सृजित मुखर्जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका द ललन टॉप पे। शुक्रिया। आ, आप कैसी फिल्म्स देखते हैं जब बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं? जैसे अभी प्रमोशंस में मान लीजिए बहुत थक जाएंगे, या कोई फिल्म कंप्लीट हो जाती है, तो एनर्जी अभी बूस्टर फिल्म्स कौन सी होती है? ऐसे कोई खास जॉनरा नहीं है, पर फिल्म्स आई वुड से रोमांटिक कॉमेडीज प्रेफर करेंगे, मतलब जब थके हुए हैं तब। मान लीजिए आपकी मतलब ऑल टाइम फेवरेट्स कौन कौन सी है? अगर दो तीन फिल्म्स आप पिक करेंगे कि आप बार बार उनकी तरफ जाते हैं एनर्जी पाने के लिए। ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल सवाल है। सत्यजीत रे का नायक एक ऐसा फिल्म है, जी। मैं बहुत बार देख चुका हूँ, देखना पसंद करता हूँ। फिर और एक फिल्म है, तपन सिन्हा की एक फिल्म है गॉल्बो होलो शोत्ती, वो भी मेरा थोड़ा कंफर्ट फूड की तरह कंफर्ट फिल्म है। फिर अंग्रेजी में नॉटिंग हिल है, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड है। हिंदी में जाने भी दो यारो है, स्पर्श है, साई परांज की स्पर्श। जी, ऐसे फिल्म्स। आपकी फिल्मोग्राफी मैंने देखी, तो मतलब फिल्म्स भी मैंने देखी हैं, तो ज्यादातर फिल्म्स होती हैं उनमें ये है कि वो सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। मतलब लगातार ऐसी फिल्म्स आप लाते रहते हैं जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। तो एज अ फिल्म मेकर आप अपनी स्टोरीज मोस्टली कहाँ पाते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में? जीवन से उभर के आते हैं जो स्टोरीज, मुझे वही स्टोरीज बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें एक एक देखिए, वैसे रियलिज्म जो है वो बहुत तरीके से आप उसको सर्व कर सकते हैं फिल्म के मीडियम से, लेकिन जीवन से जो उभर के जो कहानियां आती है उसमें एक अलग मजा है, उसमें एक अलग ऑथेंटिसिटी है, एक अलग ऐसा एक एहसास है कि ये तो हो चुका है, तो जो हो चुका है उसको फिर से दोहराने का और फिर से उसको दर्शाने का, उसमें एक अलग ही एक मुझे मजा मिलता है। जैसे न्यूज़पेपर्स, लिटरेचर, मैगजीन्स, ये भी आपको सपोर्ट करते हैं कंटेंट ढूंढने में या बहुत स्टोरीज ढूंढने में? बहुत एकदम बहुत। और किताबों से, लिटरेचर से, न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर्स से, कहानियों से। सो मुझे एक्चुअली मुझे रीमेक मैं पसंद नहीं करता, मैं कभी रीमेक किया भी नहीं, करूंगा भी नहीं, मुझे थोड़ा सा उससे एलर्जी है। तो मुझे लगता है कि एक मीडियम शिफ्ट होना चाहिए, मतलब जिस मीडियम में कहानी हो उस मीडियम से सिनेमैटिक मीडियम में शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है, वहीं पे जो स्टोरी टेलर है उनका काम वहीं वहीं पे आता है। तो इसीलिए मैं ढूंढता रहता हूँ रियल लाइफ में या फिर लिटरेचर में या फिर अपने दिमाग से भी कहानियां आती है, वो भी एक उसका भी एक अलग मजा है। आपकी नई सीरीज आ रही है जावाज हिंदुस्तान के Z5 पे, तो इसमें भी लिखा आता है कि ये ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो ये इंसिडेंट्स कैसे थे, आप बताना चाहेंगे? ये इंसिडेंट्स बहुत सारे थे, और देश के बहुत सारे रीजन्स के हैं, बहुत सारे मिशंस, ऑपरेशंस, इंसर्जेंसीज, इनके कहानियां हैं, इनके इंसिडेंट्स है। मल्टीपल आईपीएस ऑफिसर्स के लाइफ के एडवेंचर्स है, जिसको हमने समेट के एक फिक्शनल फ्रेम में रखा है, फिक्शनल एक लाइफ के अंदर डाला है, काव्या अय्यर की जीवन के अंदर डाला है। मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए है कि एक तो है, ये कोई खास रीजन के ऊपर फोकस नहीं करता, एक ट्रैवर्सेस द कंट्री, एकदम पूरा ट्रैवल करता है गुवाहाटी शिलोंग से शुरू करके
एकदम यहाँ पे जयपुर जैसलमेर होके एकदम नीचे आ जाता है कोची अलेप्पी में, तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री। तो इसका एक मतलब इस कहानी का खासियत वो एक है। और दूसरी बात है, ऐसी कहानियां बहुत आपको बहुत सारे ऐसे सीरीज मिल जाएंगे, लेकिन कोई मतलब महिला इसको फ्रंटलाइन कर रही है, महिला किरदार, वो थोड़ा सा रेयर है। वो भी एक यूएसपी है इस सीरीज। रेजिना कैसेंड्रा को आपने क्यों लिया, मतलब उनपे आपका क्यों रहा, ऐसा क्या आपने उनमें पाया? देखिए, रेजिना को मैंने पहली बार देखा रॉकेट बॉयज में, मुझे बहुत पसंद आई उनका परफॉर्मेंस। फिर इसमें देखा, अपना शूरवीर में देखा। देन आई सॉ हाउ एथलेटिक शी इज। शी इज ब्रॉड फ्रेम, एथलेटिक, शी इज डन अ लॉट ऑफ एक्शन बिफोर दिस। एंड मेरा यही था कि जितना हो सके मतलब बॉडी डबल अगर ना यूज करे तो बेस्ट है। तो both Regina and Gayatri, they have done their own stunts here in this series, and I think one of the reasons why I cast Regina is because of her athletic build and frame and her propensity to do action sequences. ये आप बहुत एक अलग एस्थेटिक वाले बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे सिनेमा आप पसंद करते हैं। ऐसे में जब ऐसी फिल्म्स बनती हैं जो पुलिस और आर्मी और ऐसी होती है, तो उसमें आप ये भी ध्यान रखते हैं कि ये बहुत ज्यादा ओवरटली पेट्रियोटिक और वैसी ना हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या खास ध्यान रखा, और उसमें आपकी लाइन कहाँ थी कि भाई मुझे ये दिखाना है और ऐसे नहीं दिखाना है? देखिए, वो लाइन तो अंदरूनी है, वो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ फिंगर ऑन दैट लाइन। पर ये जरूर था, हाँ, कि मेरे बैकग्राउंड में कि कोई भी एक्शन फिजिक्स के जो लॉ है उसको वायलेट ना करे, कोई भी एक्शन सीक्वेंस रियलिस्टिक हो, फिजिबल हो, नेशनलिज्म और जिंगोइज्म का फर्क जो अंतर है वो बरकरार रहे। वो तो एक मतलब अंदर वाला एस्थेटिक्स है, वो अंदर वाला लाइन है। उस लाइन के हिसाब से ही सीरीज बनी है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो टाइट रोप वॉक किया है। लेकिन एड्रेनालिन का कोई कमी नहीं है, इतना मैं जरूर कह सकता जी। अभी क्या है कि बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो ये जो डिफेंस आर्किटेक्चर है, पुलिस आर्मी कमांडो और ये इस पे या गुप्तचर जो पाकिस्तान में या चाइना में है, इस पे बहुत ज्यादा सीरीज और फिल्म्स बन रही हैं। तो आप एज ए फिल्म मेकर क्या पा रहे हैं कि ये फिल्म मेकर्स की तरफ ऑर्गेनिकली उनकी तरफ से आ रही है, या मार्केट या दर्शक चाह रहा है इसलिए ज्यादा बन रहा है? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? इट्स अ मार्केट ड्रिवन फिनोमेना। आई थिंक दर्शक ज्यादा चाह रहे हैं, और जितने भी आ रहे हैं सारे मोस्टली सफल हो रहे हैं, इसलिए और भी बन रहे हैं। सिंपल मल्टीप्लायर थियरी। और लकीली जगरनॉट जिन्होंने ये सीरीज प्रोड्यूस किया है, उनका एक बहुत अच्छा तजुर्बा भी है ऐसे सीरीज बनाने का। वो बहुत बार बना चुके हैं, कोडेम और फिर शूरवीर, फिर अवरोध। सो इसलिए उनका एक कंपैरेटिव एडवांटेज भी है। एज अ मेकर हम जब ऐसे सीरीज करते हैं तो उनका डिटेलिंग, उनका डूज एंड डोंट्स, उनका पिच, उनका ग्राफ, अच्छा एक आपका गाइडिंग यास्टिक मिल जाता है आपको। उसके अंदर ऑफ कोर्स आप अपने एस्थेटिक्स डालोगे, अपना सेंसिबिलिटी डालोगे। तो ऐसा आई वुड से इट वाज अ हैप्पी मैरिज। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने एक ट्वीट किया था रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सिनेमा का मीडियम है स्लोली डायरेक्टर से ले लिया जा रहा है। उनका इशारा एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते थे ये नहीं पता, पर उनका ये कहना था कि जैसे जो मतलब जो स्टोरी टेलिंग नॉन डायलॉग एलिमेंट्स के थ्रू होती थी सिनेमा में, वो अब थोड़ी सी हट रही, शायद टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होने लगी है, या किस तरफ इशारा था? आप भी ऐसा पाते हैं कि जो एक डायरेक्टर का पहले जो एक स्पेस होता था ना कि वो ओन करता था बहुत ज्यादा मात्रा में, अभी वो इतना ओन नहीं करता है? क्या आप पाते हैं ऐसा? सुधीर जी ने बहुत रिसेंटली शायद वेब सीरीज किया होगा, किया है मुझे पता है। इनफैक्ट जी, आई मेट हिम आल्सो, तनाव नाम से आई थी इनकी फिल्म। हाल ही में। जी जी तो मुझे लगता है उनका इशारा स्टूडियो सिस्टम की तरफ है, जी। जहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, आपको स्टोरी टेलिंग के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। हम्म। कुछ केसेस में इंटरफेयर करते हैं, कुछ केसेस में इम्पोज भी करते हैं। मेरे ख्याल से उनका इशारा उनके तरफ ही है। और इस मुद्दे पे विशाल भारद्वाज जी के साथ भी मेरा बात हुआ। वो भी एक ही बात कहते हैं कि मतलब इनफैक्ट उनके तो बहुत कंडीशंस भी होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।
तो एक थोड़ा सा एक जंग की तरह ही है अभी, क्योंकि स्टूडियो सिस्टम ऑब्वियसली चाहता है कि उनके जो एग्जीक्यूटिव्स है, जिनका स्टोरी टेलिंग बैकग्राउंड हो ना हो, फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड हो ना हो, वो अपने ओपिनियंस देते हैं और उसको लागू करने का कोशिश भी करते हैं। तो शायद इसी मुद्दे की तरफ उनका इशारा है शायद। वी कैन ओनली गेस बिकॉज इट्स अ वेरी ओपन एंडेड ट्वीट, मैंने भी पढ़ा। जी। तो आप क्या पाते हैं कि ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उस स्ट्रगल के अंदर जीत जीत लेता है, अपनी तरफ रख लेता है चीजों को ज्यादा, या ये कुछ पूरी नहीं रख पूरी पाते हैं? नहीं, ये पूरी तरह डायरेक्टर के ऊपर होता है, वो कितना कितना मतलब देयर आर सर्टेन, यू नीड टू नो विच बैटल्स टू फाइट। मतलब मेरे कहने का मतलब है, कोई भी डायरेक्टर जब तक वो अपना खुद का मूवी या खुद का सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। he has to be in a collaborative space, he has to discuss, he has to take other opinions and everything, वो सब एकदम ठीक है। पर फाइनल वर्ड किसका होगा क्रिएटिव कॉल्स में, वो उसके बारे में हर एक डायरेक्टर का अपना एक मंसूबा होता है, एक अपना नियम होता है। मेरा भी है कि भाई जो बेसिक जो फंडामेंटल कुछ चीज है उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। उसमें मुझे जो लग रहा है कि सही है वो ही रहना चाहिए। नहीं तो आप मेरा नाम हटा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे नाम पे कुछ जा रहा है एक एक पॉइंट तक, तो वो मतलब एक पॉइंट के बाद डेमोक्रेसी काम नहीं करती है। जी। आपने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया। बंगाली फिल्में तो आपने बहुत बनाई हैं, जिनमें प्रसन्नजीत जी हैं और हैं। हिंदी में भी आपने जैसे बेगम जान बनाई थी विद्या जी के साथ में, और शेरदिल आई थी पिछले साल, बहुत अच्छी फिल्म थी एनवायरनमेंट पे, जिसमें पंकज त्रिपाठी थे। और रे एंथोलॉजी जो बनाई थी उसमें के मेनन के साथ आपका एक शॉर्ट फिल्म थी। इन एक्टर्स के साथ काम करके आपने मतलब क्या पाया कि इनमें पुराने जो एक्टर्स की लेगेसी है वो और कुछ नया इनोवेटिव कुछ एक्टिंग वो जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ पा रहे हैं आप? बहुत अवेयर है सारे, लकीली विद्या हो, तापसी हो, पंकज जी हो शेरदिल में, या केके हो, या अली फजल हो रे जी। में। जी। I've been blessed to have, जैसे शायनी गुप्ता, नीरज कवि शेरदिल में। I've been blessed to have worked with very aware actors, very hardworking actors, और बहुत ही शार्प एक्टर्स, जो अपने एक्टर होने की कैपेसिटी के बाहर जाके भी उस फिल्म को, उस सीरीज को एम्बेलिश करते हैं, एनरिच करते हैं। ये एक चीज मुझे देखने को मिला। इसके लिए मैं बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ इन सब लोगों से। But this was a very, very fascinating experience. Of course, again, working with Nasiruddin Shah ji in Begum Jan, that was also a very big, rich learning experience for me. आप कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ एस्पायर करते हैं कि यार इनके साथ मुझे काम करना है? मतलब बहुतों के साथ कर लिया, लेकिन ये ऐसे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी या मेरे काम को कैसे डिस्प्ले कर पाते हैं लोग। एक तो था इरफान। जी। इरफान भाई के साथ काम मतलब डिस्कस भी हो गया था, हमने कहानी सिलेक्ट भी कर ली थी। वो हमारी एक बंगाली जो फिल्म है उनका ही एक हिंदी, वो बहुत चाह रहे थे करने के लिए, लेकिन वो तो चले गए। उनको छोड़ के मनोज बाजपेयी जी के साथ काम करने का बहुत ख्वाहिश है। कोंकोना के साथ अभी तक काम नहीं हुआ, आई वांट टू वर्क विथ हर। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपने 2010 में डेब्यू किया था ऑटोग्राफ नाम की फिल्म से, जो सत्यजीत राय की नायक फिल्म थी, उसी उसी को ट्रिब्यूट थी। तो उनकी, राय साहब की बहुत सारी फिल्में, उनमें से आपको नायक ही पहली फिल्म के लिए इतना क्लोज क्या था उस फिल्म में आपके लिए कि? क्योंकि नायक नायक जो फिल्म है वो बंगाल के सबसे बड़े जो दो महारथी है, जो बहुत ही अलग दो ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कोलैबोरेशन था। मतलब सत्यजीत राय, उत्तम कुमार एक ऐसे घराने का प्रतिनिधि था जो मतलब कमर्शियल, मेन स्ट्रीम,
एक जो फिल्म है बंगाली में जो जिसका ट्रेडिशन लेगेसी था उसका रिप्रेजेंटेटिव था। और सत्यजीत रे ऑब्वियसली द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हॉपिंग जो आर्ट हाउस सिनेमा का प्रतीक था। तो इन दोनों का एक साथ काम करना, इट क्रिएटेड मैजिक, विच इज वाई नायक इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। और मैं बार बार देखता हूँ, कितना सीखने को मिलता है एवरी डिपार्टमेंट। आप डायलॉग्स ले लीजिए, स्क्रीन पे ले लीजिए, आर्ट डायरेक्शन ले लीजिए, सिनेमाटोग्राफी ले लीजिए, हैंडलिंग ऑफ एक्टर्स ले लीजिए, एवरीथिंग, साउंड। आई मीन आई थिंक इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक फॉर मी। वो एक समय था जैसे वर्ल्ड सिनेमा, जब हमारे पास एक्सेस नहीं थी वर्ल्ड सिनेमा की फिल्मों तक, तो हम लोग कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके लोगों से मांग के देखा करते थे। तब हम जानते हैं कि वो जो दौर था जब राय साहब थे, कुरोसावा थे, फिल्म्स बनाते थे, तो एक कहता है ना कि ऐसे लगता था वो बंदे हैं, वो क्लासिक्स बना रहे हैं, उनकी एक लेगेसी है। तो अभी जब देखते हैं तो हमारे जाने के बाद कल को जब बात होगी सिनेमा की कि 2010 में, 20 में, 1990 में, इस फेज में कौन से ऐसे लोग रहे हैं जिनको हम फ्यूचर में वैसा ही उनकी लेगेसी वाला मान सकते हैं? क्या ऐसे डायरेक्टर्स आपको लगता है आज हैं जो कल को उनकी जगह ले पाएंगे? आपको लगता है नहीं, वो उनको उनकी जगह कोई भर नहीं सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये काम भी मेरा नहीं है, ये फिल्म क्रिटिक्स का काम है, ये फिल्म हिस्टोरियन का काम है। मैं तो फिल्में बनाता हूँ, कहानियां बोलता हूँ, मतलब कहता हूँ, और मतलब मैं उस तरीके से कभी सोचा नहीं और देखा नहीं है। मेरा मेरा एज एन ऑडियंस आई कीप ऑन वॉचिंग फिल्म्स जो हमें अच्छे लगते हो, और एज अ मेकर आई कीप ऑन मेकिंग फिल्म्स जो हमें अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद हिस्ट्री में मतलब टाइम में कौन रह जाएगा, किनका काम रह जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आई एम नॉट पॉसिबली क्वालिफाइड ऑल्सो टू स्पीक ऑन दिस। मुझे लगता है सबसे बड़ा फिल्म क्रिटिक समय है, तो इसको समय के हाथ छोड़ देना चाहिए। मेरा एक मतलब उनकी फिल्म मेकिंग की जो शैली है उस लिहाज से भी था कि जो उन्होंने बनाई उस समय में, उसने ये तय कर दिया कि यार ये तो अपने आप में पहली चीज है। वैसे में क्या कोई है? तो देखिए देखिए, वो तो हर हर ईरा में, हर डिकेड में कोई ना कोई ऐसा कुछ बनाते हैं कि एक थोड़ा नया कुछ, उसका कुछ जो फॉर्म्स, जो ट्रेडिशन, जैसे अब रे साहब की बात कर रहे हो, मृणाल सेन, जिन्होंने रे साहब के टाइम में भी बहुत सारा ऐसे नियम तोड़ दिया फिल्म मेकिंग के जो रे साहब भी नहीं तोड़े। तो वैसा हर एक दशक में, हर एक युग में एक आते हैं। अभी भी करेंटली जो फिल्म मेकर्स है, सबका अलग अलग स्टाइल है, सबका एक अलग अलग, एक जिसको कहते हैं स्वतंत्र एक वॉइस है। आप दिवाकर बैनर्जी का काम मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मुझे लगता है इज वेरी यूनिक इन द वे ही टेल्स हिज स्टोरी। विशाल जी का काम बहुत मुझे अच्छा लगता है, विशाल भारद्वाज जी का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने स्टाइल। एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे अभी एक समय में भारत में अगर रिच सिनेमा की बात आती थी तो बंगाली सिनेमा सबसे पहले एक किस्म से आता था। अभी जब बात करते हैं तो बंगाली सिनेमा का जिक्र उतना नहीं आ रहा है जैसे मलयालम का आ रहा है, जैसे वो रिप्लेस कर चुका है कंटेंट के मामले में। लेकिन बंगाली में कंटेंट बहुत बन रहा है, उनका अपना ओटीटी है और उनकी सीरीज को भी लोग देते हैं, लेकिन वो रिप्लेस कर देना, आपको क्यों लगता है कि वैसा क्यों हुआ? और क्या वापस वो दौर आएगा जब बंगाली वापस वैसा दे पाएगा? देखिए, दौड़ दौड़ जो है, इट्स अ फंक्शन ऑफ मेनी थिंग्स। सिर्फ अच्छी कंटेंट नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी अच्छे लगते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक्सपोजर भी अच्छे लगते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बंगाल में नहीं बन रहे, बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है। मलयालम का भी, मलयालम जो न्यू वेव जो कहते हैं, वो अभी आ रहा है, बिकॉज एक साथ बात के बाद बहुत सारे अच्छे फिल्म्स आए हैं, और वो सही तरीके से पैन इंडिया बहुत सारे दर्शकों के पास पहुंचे भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वेव तभी वेव होगा अगर वो किनारे तक आएगा ना। अगर वो बीच समंदर में ही गुम हो जाए तो वो वेव आपको पता नहीं चलेगा कि वेव है कि क्या है। तो वो साहिल तक, मतलब किनारे तक वो आ रहा है, मलयालम का जो ये वेव है। इसीलिए मुझे लगता है कि that thing is missing, that hunger, that drive to distribute it or reach out to the entire country, जो मलयालम में बहुत अभी इजीली हो रहा है through various international streaming platforms,
and it's indeed the huge wave, and the kind of films Malayalam industry is coming up with, वो मतलब बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है। आप जो फिल्म्स बनाते हैं मैंने देखी है, उसमें आपका प्रयास ये होता है कि वो इंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, शुरू से पहली फिल्म से लेके आज तक। अभी जैसे कुछ फिल्म्स आई हैं, जैसे जो एक कहते हैं ना कि पोलराइजिंग रही है, जैसे कांतारा रही है और रही है। अब इसमें ये डिबेट हो जाती है कि पॉलिटिकली वो इनकरेक्ट फिल्म है, लेकिन इतनी पोलराइजिंग और इतनी पॉपुलर है कि क्रिटिक्स को भी एक तरीके से ये मैसेज जाता है कि आप ज्यादा मत बोलो, ये तो अप्रूव हो चुकी लोगों से, चाहे पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी हो, आप अपनी वॉल को डाउन कर दो। तो इस फिनोमिना को क्या पहले भी देखा गया है, और अभी इसका कैसे लिया जाए? जैसे RRR है, उसमें मान लीजिए कोई एक 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 पॉइंट है वो इनकरेक्ट है, जैसे उसमें मुझे पर्सनली ये लगा कि उसके एंड क्रेडिट्स में ये था कि महात्मा गांधी की फोटो को छोड़ के सारे स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रिब्यूट उसमें था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी वगैरह, लेकिन जो अहिंसा का रास्ता लेने वाला फिगर था उसको हटाया गया। डायरेक्टर को लगा कि नहीं, मैं इनको देना चाहता हूँ। अब मुझे ये क्रिटिकल पॉइंट लगा। इसी तरीके से कांतारा में ये है कि भूत कोला की जो प्रथा है कि आपके अंदर भूत आता है, तो आप 100 में से एक को लेके ऐसा कर सकते हैं, 80 ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो नकली हों, जिनको फाइट करके ही, क्रिटिसिज्म करके ही फिल्म मेकर्स लड़े हैं कि भाई इनको एजुकेट हो जाओ, साइंस पे भरोसा करो, इस तरफ मत जाओ। लेकिन ये एक फिल्म वापस वहीं के आपको लेके जाती है। तो इस चीज को आप कैसे लेते हैं, और क्या फ्यूचर में फिर हमको चुप ही होना पड़ेगा जब एक बार अप्रूव कर देगा दर्शक कि भाई मेरे को ये पसंद है, आप मत बोलो? देखिए, एक तो प्रेशर तो होता ही है, एक प्रेशर होता है पॉपुलिस्ट एक्लेम का। अभी बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता हूँ, बहुत सारे सेंसिबल लोगों को मैं पहचानता हूँ जिनको RRR पसंद नहीं आया। ठीक है, एक बंदा तो उस दिन लिख भी डाला फेसबुक में, मैं पढ़ रहा था कि RRR को अगर ऑस्कर भी मिल जाए तब भी वो मुझे पसंद नहीं आएगा। मतलब जो नापसंद है वो नापसंद है। अभी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के दौर पे मतलब सबको अपने ओपिनियंस कहने का हक है, एंड सब अभी अनपॉपुलर ओपिनियन ऐसा डिस्क्लेमर दे के बोलते हैं। और क्रिटिक्स को तो डेफिनेटली, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको तो बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग बोले भी, कुछ कुछ क्रिटिक्स बोले भी कि हमें RRR नहीं पसंद आया, हमें KGF नहीं पसंद आया, हमें पुष्पा नहीं पसंद आया। हाँ, उसका बैकलैश भी होता है, बट देन यू शुड स्टैंड फॉर व्हाट यू फील। उसका अगर बैकलैश आए तो आएगा, उसको कुछ कर नहीं सकते। पर फिल्मों का मजा ही यही है कि एक फिल्म आपके लिए कुछ है, दूसरे जन के लिए कुछ और है। जैसे कि आप ट्रिब्यूट वाली बात कर रहे हैं कि तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको, बंगाल में तो बहुत ही है ऐसे, तो ऐसा अगर कोई फिल्म मेकर है जिनको लगता है कि अहिंसा से एक्चुअली इंडिपेंडेंस नहीं मिला, वो दैट्स एक्चुअली अ कॉन्स्ट्रक्ट। Actual independence मिला from the pressure of the Azad Hind rebellion and the fact that the British thought that their own soldiers might turn against them, and also naval mutiny and all that. So अभी ये उनका बिलीफ हो सकता है, और एक फिल्म मेकर का बिलीफ ही तो उसके इनक्रेडिट में आएगा। So मुझे लगता है कि सिनेमा का ब्यूटी ऐसा है कि एक फिल्म आपके लिए कुछ है, दूसरे लिए कुछ और है। पर जो भी है, आपका जो ओपिनियन है वो डिस्पाइट पब्लिक प्रेशर और बैकलैश का जो डर है, वो डर आपको ओवरकम करके आपको अपना ओपिनियन बोलनी चाहिए। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे है, मैं सबसे ये पूछता हूँ कि एक फिल्म जिसने आपकी लाइफ बदल दी, वो कौन सी थी अगर पूछा जाए तो? आई वुड डेफिनेटली से नायक, बिकॉज नायक इतना मतलब दिल के इतने करीब है मेरा, तो उसके बेसिस पे उसको ट्रिब्यूट देके मैंने ऑटोग्राफ बनाया, और ऑटोग्राफ तो डेफिनेटली मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो आई वुड से टेक्निकली इट्स नायक। बाद में भी आपकी बहुत सी ऐसी फिल्म्स थी जिसमें डायरेक्टर्स, एक्टर्स के कैरेक्टर्स नजर आते रहे, इवन रे तक भी। जी जी, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स थी। आखिरी सवाल ये कि जो आपकी सीरीज है जांबाज हिंदुस्तान के, ये एक तो कब आ रही है, और दूसरा क्या आगे भी सीक्वल वगैरह की पॉसिबिलिटीज है, कुछ है? सीक्वल तो डेफिनेटली होगा, सीजन 2 सीजन 3, पर उसमें शायद नई कोई कहानी होगी, नई किसी IPS ऑफिसर या फिर आर्मी ऑफिसर या फिर कोई ऑफिसर नहीं है, ऐसा ही कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है जो जाबाज हो और जो हिंदुस्तान के हित के लिए काम करता, ऐसा हो सकता है। और आई थिंक इट्स रिलीजिंग ऑन द 26th of January।
रिपब्लिक डे पे रिलीज है। जी, थैंक यू। आप मुझे ये भी बताएं कि आपके नाम को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से श्रीजीत लिखा जाता है, मुझे लगता है सृजित है, सृजन से आया ये शब्द। क्या एब्सोल्युटली, ये वर्ड सृजन से आया है, तो सृजित है। सृजित है तो ना? जी जी। हाँ, जी, आपको बहुत बहुत बधाई सीरीज के लिए, और होपफुली आगे और बात करेंगे जब बहुत रिलीज हो बहुत जाएगी। शुक्रिया गजेंद्र जी, बहुत मजा आया इस इंटरव्यू में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।